Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbat sir, and we are studying today the second lesson of 6th class social science book. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास की सोशल साइंस बुक में से सेकंड लेसन. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑलरेडी फ्रॉम दिस लेसन. एक वीडियो मैंने इस लेसन से पहले ही पोस्ट कर दिया था, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग द लेसन. अगेन वापस मैं इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिकॉज दैट वीडियो वॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट बुक. वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो सेकंड लेसन का गवर्नमेंट बुक से था, और नए सेशन में हम लोग गवर्नमेंट बुक्स की जगह स्टूडेंट एडवाइज़र की बुक यूज कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड ऑल द बुक्स from 6 to 8 classes and new books are not in the market right now. अभी नए सेशन में गवर्नमेंट ने 6 से लेकर 8 की सभी बुक्स चेंज कर दी है और नए बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है. कब आएगी पता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एडवाइज़र हमें सेम गवर्नमेंट का कंटेंट प्रोवाइड करवाता है. सेम गवर्नमेंट की जो बुक्स है वो का वो मैटर हमें स्टूडेंट एडवाइज़र प्रोवाइड करवा देता है. इसलिए हमने स्टूडेंट एडवाइज़र की बुक लगा दी है नए सेशन के लिए, और गवर्नमेंट के कंटेंट के अलावा कुछ नए क्वेश्चंस भी इस बुक में हमें मिलते हैं, और इसके जो ग्राफिक्स है, इसके जो पिक्चर्स है, फिगर्स है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. सो वी अप्लाइड द एडवाइज़र बुक फॉर द न्यू सेशन. इसलिए हमने नए सेशन के लिए एडवाइज़र की बुक इस बार अप्लाई कर दी है ताकि हम लोग इन बातों से बचे. गवर्नमेंट की बुक्स पता नहीं कब आएगी, हमने स्टार्ट कर दी है अपनी स्टडी नए सेशन के लिए, इसलिए हमने स्टूडेंट एडवाइज़र की बुक्स इस बार अप्लाई की है. इसमें हमें गवर्नमेंट का टोटल कंटेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिलता है, और बेटर ग्राफिक्स के साथ, बेटर पिक्चराइजेशन के साथ, बेटर प्रिंटिंग के साथ, एंड बेटर पेपर क्वालिटी के साथ. So dear students, you can purchase all the books which are available now on the shop. शॉप पे ये सभी बुक्स अवेलेबल है, आप इनको परचेज कर सकते हैं. आई एम टीचिंग द लेसन्स फ्रॉम द एडवाइज़र बुक राइट नाउ. अब मैं ये जो एडवाइज़र की बुक्स है जो हमने नए सेशन में अप्लाई की है, इनमें से मैं आप सबको ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लेसन. आइए शुरू करते हैं सेकंड लेसन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लेसन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट you have whether you have completed your फर्स्ट लेसन्स वर्क और नॉट, कि आपने अपना फर्स्ट लेसन का रिटर्न वर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है. यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट लेसन्स क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, ए न्यू नोटबुक फॉर द न्यू सेशन. नए सेशन के लिए नई नोटबुक आपको अप्लाई करनी है और उसमें अपना फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड लेसन डियर स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन. आइए शुरू करते हैं. द लेसन्स नेम इज, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेसन का नेम है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स. हंटर मीन्स शिकारी, गैदरर्स मीन्स इकट्ठी करने वाला. पुराने प्राचीन समय में लोग चीज़ों को इकट्ठा करते थे, रूट्स को, फ्रूट्स को, ज़रूरी जो मेडिसिन्स है उनको, इसके अलावा कई नट्स को यानी मेवे, सूखे मेवों को, इस तरह की कई चीज़ें वो इकट्ठा करते थे प्राचीन जो लोग होते थे, इसलिए उनको गैदरर कहा. गैदरर यानी इकट्ठा करने वाला, हंटर यानी शिकारी और गैदरर यानी इकट्ठा करने वाला. बहुत प्राचीन समय में जबकि मनुष्य एक जगह नहीं रहता था, जबकि वो घूमता रहता था जंगलों में, तो उस टाइम जो अपना लिवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी वो एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी जीवन को बचाने के लिए, ये इस तरह से वो अपना जीवन उपार्जित करता था. हंटर गैदरर की तरह यानी शिकारी की तरह या चीज़ों को इकट्ठा करने वाले की तरह. तो वहाँ से लेकर फार्मर तक का जो जीवन है उसका, बाद में उसने एग्रीकल्चर सीखा, खेती कैसे करते हैं ये सीखा, तो वो बन गया फार्मर, लेकिन बहुत वर्षों के बाद में. तो ये जो उसकी जीवन यात्रा रही हंटर गैदरर से लेकर के एक फार्मर तक,
कि शुरुआत में वो हंटर गैदरर था, शिकारी और संग्राहक था, वहाँ से लेकर एक फार्मर तक की जो उसकी यात्रा रही, जो हजारों वर्षों में उसने ये यात्रा की, यानी हंटर गैदरर से लेकर कैसे उसने खेती करना सीखा और एक फार्मर बन गया, एक स्थान पर रहना शुरू हो गया। ये जो उसकी यात्रा थी जीवन की, ये कैसे संपन्न हुई, कैसे उसने ये यात्रा पूरी की, ये इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेसन्स नेम इज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, हंटर गैदरर्स से लेकर फार्मर्स तक। द लेसन 2 इज इट, ये दो लेसन 2 है। स्टेपिंग इन का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। लेसन के अंदर प्रवेश करते हैं। लुक इन द बॉक्स में देखिए। लुक एट द टाइम लाइन्स केयरफुली, टाइमलाइन को केयरफुली देखते हुए, यानी टाइमलाइन क्या होती है, जब बहुत सारी घटनाओं को एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए रखा जाता है, बहुत सारी घटनाओं को जब एक चेन के रूप में रखा जाता है तो उसको टाइमलाइन कहते हैं। समय के आधार पर कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, इस तरह जब घटनाओं को टाइम के बेसिस पर अरेंज किया जाता है तो उसको टाइमलाइन कहते हैं। लुक एट द टाइमलाइंस केयरफुली, सावधानी, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक टाइमलाइन को देखकर। एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, टाइमलाइन को सावधानी से देखें। इस लेसन में हमें टाइमलाइन देखने को मिलेगी, यानी सबसे पहले किस प्रकार के लोग हुआ करते थे, उसके बाद कैसे हुआ करते थे, इस तरह एक टाइमलाइन देखने को मिलेगी। तो ये कह रहा है लुक एट द टाइमलाइन केयरफुली, टाइमलाइन को केयरफुली देखें। एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज द अर्थ, धरती कितनी पुरानी है। द आंसर इज 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द अर्थ इज, आप लिख सकते हैं, यू हैव टू कंप्लीट द रिटन वर्क रिलेटेड टू दिस बॉक्स आल्सो इन योर नोटबुक्स। आपकी नोटबुक्स में आपको इस बॉक्स में जो भी क्वेश्चन दिए हुए वो भी करने हैं रिटर्न में। यू हैव टू मेंशन द लेसन्स नेम एंड नंबर आल्सो इन द प्राइमरी पार्ट ऑफ द लेसन। लेसन के प्राथमिक भाग में आपको लेसन का नंबर और नेम मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपको स्टेपिंग इन लिखते हुए ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। लीव वन ब्लैंक लाइन आफ्टर एनी टू क्वेश्चन आंसर्स, हर एक क्वेश्चन आंसर के बिटवीन एनी टू क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लीव द ब्लैंक लाइन, एक लाइन आपको जरूर खाली छोड़नी चाहिए दो क्वेश्चन आंसर के बीच में, ध्यान रखें इस बात का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज द अर्थ, अर्थ कितनी पुरानी है। द अर्थ इज 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द अर्थ इज 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। धरती 4.54 करोड़ वर्ष पुरानी है। बिलियन यानी करोड़ नहीं बल्कि अरब वर्ष पुरानी है। 4.54 बिलियन जो है, जो शब्द है वो हिंदी में हम उसको अरब कहते हैं, तो उसको बिलियन 4.54 बिलियन यानी 4.54 अरब वर्ष पुरानी ये धरती है। So you have to write the answer like this: the Earth is 4.54 billion years old. Let's see the second question. When did humans starting evolving? Evolving यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है। This is a new word, एक नया शब्द है ये। Evolving का मतलब है उद्विकास, यानी विकास करना। पहले जितना विकास हुआ है उससे आगे का विकास करना, इसको इवॉल्विंग कहते हैं। व्हेन डिड ह्यूमन स्टार्ट, मनुष्य ने कब स्टार्ट किया, कब शुरू किया उद्विकास करना यानी विकास करना। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। द ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग बिफोर 55 मिलियन ईयर्स एगो। 55 मिलियन ईयर्स पहले मनुष्य ने अपना इवॉल्विंग स्टार्ट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर रिपीट कर रहा हूँ। द ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग बिफोर 55 मिलियन ईयर्स एगो। I have written the basic answer after the question
in the book and you can look this. मैंने जो बेसिक आंसर है वो हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा है, उसको यूज करते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने इसको बुक में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क इन द टाइम लाइन द पीरियड। आप अपनी टाइम लाइन में उस पीरियड को मार्क कीजिए, उस पीरियड को चिन्हित कीजिए व्हेन डायनासोर्स लिव्ड ऑन अर्थ, जब डायनासोर्स धरती पर रहते थे। यानी धरती पर डायनासोर कब रहते थे? तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, डायनासोर्स लिव्ड ऑन अर्थ बिटवीन बिफोर 245 and 66 million years ago. Again I am repeating the answer. Dinosaurs lived on earth. डायनासोर रहते थे धरती पर before 245 and 66 million years ago. 245.66 मिलियन ईयर्स एगो, इतने वर्षों पहले डायनासोर धरती पर रहते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू मार्क द पीरियड, क्या आप उस समय को मार्क कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, इन विच, जिसमें कि ऑल मॉडर्न इन्वेंशंस, सारे आधुनिक आविष्कार, टुक प्लेस, उन्होंने स्थान लिया, इट वुड बी, या ये लेंगे, जो भी नए आविष्कार हैं, न्यू इन्वेंशंस हैं, वो किस समय में हुए या होंगे। स्टूडेंट्स यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस, इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऑल, फ्रॉम ऑल यू कैन आल्सो स्टार्ट, यू शुड आल्सो स्टार्ट द आंसर, आपको अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ऑल से। ऑल मॉडर्न इन्वेंशंस टुक प्लेस इन 20 and 21st सेंचुरी। ये जो अपनी 20वीं और 21वीं शताब्दी है, जो अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी शुरू होने वाली है, तो ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में यानी 20 and 21st सेंचुरी में जितने भी आविष्कार हुए हैं मोस्टली वो ज़्यादातर 20 और 21st सेंचुरी में हुए हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर, ऑल मॉडर्न इन्वेंशंस, सारे आधुनिक आविष्कार, टुक प्लेस, हुए हैं इन 20 and 21st सेंचुरी, 20वीं और 21वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ ए लाइन, एक लाइन की चौड़ाई, एज थिन एज ए हेयर, एक बाल के जितनी पतली, बाल के जितनी पतली लाइन की विड्थ कितनी होगी? बाल जितनी पतली लाइन अगर कोई खींचे तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? यू कैन राइट द आंसर, द विड्थ ऑफ ए लाइन, यहाँ से स्टार्ट करें आप, द विड्थ ऑफ ए लाइन एज थिन एज ए हेयर इज बिटवीन 17 and 180 माइक्रोमीटर्स, 17 से लेके 180 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होगी। यहाँ पर जो यूनिट यूज की जा रही है बाल की चौड़ाई के लिए वो माइक्रोमीटर होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें माइक्रोमीटर यूनिट आपको लिखनी है। द विड्थ ऑफ ए लाइन, यहाँ से आप स्टार्ट करें अपना आंसर, द विड्थ ऑफ ए लाइन, जो एक लाइन की जो चौड़ाई है, एज थिन एज हेयर, एक हेयर यानी बाल की जितनी चौड़ी, जो बाल के जितनी चौड़ी लाइन है उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, इज यानी है बिटवीन 17 and 180 माइक्रोमीटर, 17 और 17 and 180 यानी 17.180 माइक्रोमीटर, ये आपको लिखना है। ये बाल की चौड़ाई होती है, लगभग 17.180 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द बॉक्स, सभी जो बॉक्स में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको लिखना है। नाउ द लेसन इज स्टार्टिंग, यहाँ पर लेसन स्टार्ट हो रहा है। द अर्लीस्ट पीरियड, सबसे प्राचीन समय इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों के इतिहास में, व्हेन रिटन लैंग्वेज हैड नॉट डेवलप्ड, जब लिखित भाषा डेवलप्ड नहीं थी,
कल्पना कीजिए उस ज़माने की जबकि लोगों को लिखना नहीं आता था और पढ़ना नहीं आता था, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। बात ये उस समय की जा रही है। ये जो लेसन है इसमें आप ध्यान रखें किस समय की बातें चल रही है, कौन से समय के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी हम लोग जो समय की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वो समय था जबकि मनुष्य बहुत प्राचीन अवस्था में था, प्राइमेटिव यानी आदि मानव की तरह था, कि उसको जब पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था। ये बात उस समय की हम लोग कर रहे हैं। द अर्लीस्ट, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द अर्लीस्ट पीरियड, प्राचीन समय, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों के इतिहास का वह प्राचीन समय, when written language had not developed, जब written language यानी लिखित भाषा डेवलप नहीं थी, इसका विकास नहीं हुआ था, is known as प्री-हिस्ट्री। इसको प्री-हिस्ट्री नाम से जाना जाता है। इस समय को, प्री-हिस्ट्री को हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा हिंदी में बोलते हैं, पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है प्री-हिस्ट्री। ये प्री-हिस्ट्री का टाइम कहलाता है जबकि मनुष्य उस अवस्था में था, उस पोजीशन में था कि वो लिखना नहीं जानता था, उसकी लैंग्वेज जो रिटन लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई थी। वो जो ज़माना था, वो जो टाइम पीरियड था, उसको प्री-हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वी गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, हमें उस पीरियड के बारे में सारी सूचनाएं मिलती है फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी होते हैं जीवाश्म, यानी जीवों के अवशेष जो आज भी दबे हुए मिलते हैं कहीं कहीं। भले ही वो जीव इंसान हो, भले ही वो जीव कोई जानवर हो, भले ही वो जीव कोई प्लांट हो, तो उनके जो दबे हुए अवशेष, कंकाल, हड्डी वगैरह मिलते हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म, जीवों के अंश। फॉसिल्स यहाँ पर एक शब्द है, ध्यान रखें इसका, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोन्स और स्केलेटन्स, यानी हड्डियाँ और कंकाल। तो कई जंतु ज़मीन में दब गए उस ज़माने में, वो जब खुदाई में आज भी उसके कंकाल या हड्डियाँ मिलती है, उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो उस ज़माने में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है उस ज़माने का, क्योंकि तब मानव को भाषा का विकास नहीं हुआ था, लिखित भाषा नहीं थी उस समय। इसलिए लिखित की कोई भी चीज़, कोई भी बुक कोई है या हाथ से लिखी हुई बुक है, वो कुछ नहीं मिलती है। उस ज़माने की सारी इन्फॉर्मेशंस कैसे मिलती है? वो फॉसिल्स के थ्रू मिलती है, यानी जीवाश्मों के थ्रू मिलती है। एंड आर्टिफैक्ट्स और कलाकृतियों के थ्रू। एक तो फॉसिल्स मिलते हैं उस ज़माने के, एक कुछ हाथ की बनाई हुई चीज़ें मिलती है कई, जिनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, कलाकृतियाँ, ये भी उस ज़माने की मिलती है। सच एज टूल्स, अब क्या क्या मिलता है उस ज़माने का? जैसे कि टूल्स यानी औजार मिलते हैं, केव पेंटिंग्स यानी गुफाओं में कुछ पेंटिंग की हुई मिलती है, पोट्री यानी बर्तन मिलते हैं, एटसेट्रा आदि। ये सारी चीज़ें उस ज़माने की, जो प्री हिस्ट्री का ज़माना जिसको हम बोल रहे हैं, उस ज़माने की मिलती है। उसी से उस ज़माने के बारे में पता चलता है। वो टाइम, जो उस टाइम पीरियड था, वो उसके बारे में हमें पता चलता है। हाउएवर, हालांकि, एज नो रिटन रिकॉर्ड्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दैट पीरियड आर अवेलेबल। हाउएवर मीन्स हालांकि, एज नो रिटन रिकॉर्ड्स, कोई भी लिखित साक्ष्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड्स, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स यानी लिखित में दस्तावेज या साक्ष्य, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स या हाथ से लिखी हुई किताब ऑफ दैट पीरियड, उस ज़माने की, आर अवेलेबल नहीं है। कोई भी उस ज़माने की हैंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी हुई या रिटन रिकॉर्ड, कोई हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड, ये अवेलेबल नहीं है। आवर नॉलेज अबाउट इट इज़ वेरी लिमिटेड, इसलिए हमारा जो नॉलेज है उस ज़माने के बारे में वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि केवल हम लोग उस ज़माने के जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो जीवाश्म मिलते हैं, उसी से हमें सारी जानकारियाँ उस ज़माने की मिलती है। और चूँकि उस ज़माने की कोई बुक नहीं मिलती, हाथ से लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए हमारा जो नॉलेज है उस ज़माने का, उस टाइम पीरियड के लिए, वो लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में है। द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब
रिटन लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, उससे पहले का जो ज़माना था वो प्री हिस्ट्री उसको हम बोल रहे हैं। द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री का जो समय था एंडेड, वो समाप्त हो गया व्हेन पीपल लर्नड टू रीड एंड राइट, जब लोगों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया तो वो एक ज़माना समाप्त हो गया। प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था वो एंडेड हो गया, वो समाप्त हो गया। दिस हैपन्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेज। लेकिन ये जो प्री हिस्ट्री का जो टाइम था वो एंड हुआ, समाप्त हुआ, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम में हुआ। यानी जैसे उदाहरण के लिए भारत में प्री हिस्ट्री का टाइम अलग समय में समाप्त हुआ होगा, अफ्रीका में अलग समय समाप्त हुआ होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग लिखना पढ़ना सीखते गए ये जो पीरियड था ये समाप्त होता गया। अब हो सकता है भारत के लोगों ने पहले लिखना पढ़ना सीख लिया हो तो भारत में प्री हिस्ट्री का टाइम पहले फिनिश हो गया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेसेज पर ये अलग अलग टाइम में एंडेड होता गया, ख़त्म होता गया ये जो टाइम प्री हिस्ट्री का था। देयर इज ए फिगर गिवन हियर, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। केव ड्वेलिंग ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अर्ली यानी पुराने, ह्यूमंस यानी मनुष्यों की, केव ड्वेलिंग यानी गुफाओं की रहने की जगह। गुफाओं में लोग रहते थे उस ज़माने में, क्योंकि उनको घर बनाना नहीं आता था, इसलिए वो केव्स यानी गुफाओं में रहते थे। ड्वेलिंग यानी रहने की जगह, केव ड्वेलिंग गुफाओं में रहने के स्थान ऑफ अर्ली ह्यूमंस, प्राचीन मनुष्यों के, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एंड देयर लाइफ। अब हम बात करते हैं उन लोगों के जीवन के बारे में जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। प्री हिस्टोरिक टाइम जो है, अभी अभी हमने बात की है प्री हिस्टोरिक टाइम क्या होता है। प्री हिस्टोरिक मतलब जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जब रिटन लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। तो उस ज़माने में मनुष्य का जीवन कैसा था, कैसे लोग थे और कैसे वो रहते थे, क्या वो लोग यूज करते थे। लेट्स रीड अबाउट देम। आइए शुरू करते हैं उनके बारे में पढ़ना। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एंड देयर लाइफ। प्री हिस्टोरिक मनुष्य और उनका जीवन। मॉडर्न मैन और द होमोसेपियंस। आजकल का जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य आपको दिख रहा है वो होमोसेपियंस कहलाता है वैज्ञानिकों की भाषा में। यानी मनुष्य के भी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग रूप हुए हैं। पहले अलग टाइप के मनुष्य थोड़े होते थे, हाथ पैरों की संरचना और थोड़ा सा अलग चेहरा वगैरह होता था, तो बाद में अलग होता गया। तो अभी का जो मनुष्य आपको दिख रहा है वो होमोसेपियंस कहलाता है। इसलिए लिखा है मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य, और द होमोसेपियंस या होमोसेपियंस जो नाम है आज के मनुष्य का, फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, धरती पर पहली बार प्रकट हुआ अबाउट 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 वर्ष पहले आज का जो मनुष्य है होमोसेपियंस जो है वो अपीयर हुआ, प्रकट हुआ। एक्सपर्ट्स बिलीव, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं, बिलीव करते हैं दैट कि दे एवोल्व्ड यानी वो उनका विकास हुआ, वो विकास होना शुरू हुआ फ्रॉम होमिनिड्स। वो जो आज का मनुष्य है होमोसेपियंस है, उनका विकास किससे हुआ, वो इवॉल्व्ड हुए, वो विकसित हुए किससे, होमिनिड्स से। होमिनिड्स उनके पहले का मनुष्य होता था, मनुष्य जैसा होता था, यानी ये अभी आएगा इसमें कि मनुष्य जैसा एक एनिमल होता था, ऐसा मानते हैं वो कि उसको होमिनिड कहते थे। वैज्ञानिकों की भाषा में उसका नाम है होमिनिड, और उस होमिनिड से फिर होमोसेपियंस बना जो आज का मनुष्य है। तो ये जो होमिनिड थे पुराने समय में 40,000 वर्ष पहले, वहाँ उन होमिनिड्स से ये इवॉल्व्ड हुए आज के होमोसेपियंस। तो होमिनिड्स क्या थे, ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे, मनुष्य जैसे जानवर थे। हु कुड वॉक, जो चल सकते थे, स्टैंड इरेक्ट, जो सीधे खड़े हो सकते थे, एंड न्यू हाउ टू मेक फायर, और जानते थे कि आग कैसे जलाई जाती है, एंड यूज इट, और इसका यूज करते थे। इस तरह के ह्यूमन लाइक क्रीचर यानी मनुष्य जैसे जानवर होते थे जिनको होमिनिड्स कहा है वैज्ञानिकों ने। 40,000 वर्षों पहले वो होते थे। होमिनिड्स बिकेम एक्सटिंक्ट,
होमिनिड्स विलुप्त हो गए। यहाँ एक्सटिंक्ट जो एक शब्द है उसका अर्थ मैंने लिख रखा है विलुप्त। होमिनिड्स जो हुए थे बाद में जो होमोसिपियंस बन गए, तो होमिनिड्स विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लॉन्ग वेयर इज इट लॉन्ग एगो, बहुत पहले होमिनिड्स जो थे वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए लॉन्ग एगो यानी बहुत बहुत पहले। बट दे लिव्ड ऑन अर्थ, लेकिन वो रहे इस धरती पर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक। होमिनिड्स जो थे, जो ह्यूमन लाइक क्रीचर होते थे, वैज्ञानिकों की भाषा में मनुष्य जैसे जानवर होते थे, जो सीधे चल सकते थे, आग जलाना जानते थे, जो कि और क्या कर सकते थे, स्टैंड इरेक्ट वॉक यानी चलना जानते थे। इस तरह के जो होमिनिड्स थे वो बाद में समाप्त हो गए, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए धरती से। लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों सालों तक वो रहे इस धरती पर। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, वो जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स था, यानी प्री हिस्टोरिक में बार बार आपको बता रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक टाइम कौन से टाइम की बात हो रही है, जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब उससे पहले का जो टाइम था वो प्री हिस्टोरिक टाइम यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम की बात चल रही है यहाँ पर। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के पहले के समय के दौरान लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, जीवन बहुत डिफरेंट था, अलग था। ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टुडे, और लगभग आज के समय में अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय था। इमेजिन करना यानी कल्पना करना होता है, उसी से ये वर्ड बना है अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती आज के समय में। ऐसा जीवन था उस टाइम में, उस टाइम ऐसा डिफरेंट लाइफ थी उस टाइम लोगों, उन मनुष्यों की, जो आज के टुडे यानी आज के समय में अनइमेजिनेबल है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना इमेजिनेशन नहीं कर सकते अपन। अर्ली ह्यूमंस, प्राचीन मनुष्य, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, हाउ टू ग्रो देयर ओवन फूड, कि अपना खुद का भोजन कैसे ग्रो किया जाए, उगाया कैसे जाए। दे हैड टू डिफेंड देमसेल्वेज, उनको अपने आप को डिफेंड यानी बचाना होता था, डिफेंड यानी बचाना, देमसेल्वेज यानी उनको खुद को अपने आप को बचाना होता था। फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट्स, यहाँ पर बीस्ट्स नया शब्द है, ये जानवरों के लिए ही आता है। तो वाइल्ड बीस्ट्स यानी जंगली जानवरों से उनको अपने आप को बचाना होता था। आइसी विंटर्स, बर्फीली सर्दियों से उनको बचाना होता था अपने आप को, रेन्स यानी बरसात से। एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और प्रकृति के जो दूसरे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे उनको अपने आप को बचाना होता था, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, क्योंकि घर नहीं थे उनके पास, इसलिए उनको ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, जो तेज़ धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, और भी प्रकृति में जो दूसरी चीज़ें हैं, सब से उनको अपने आप को डिफेंड करना होता था। दे हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार करते थे। फॉर देयर मीट, उनके मांस के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे, हंटेड यानी शिकार करते थे। एंड गैदर्ड, और इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स यानी फल, नट्स यानी सूखे मेवे, रूट्स यानी जड़ें, हनी यानी शहद, बेरीज यानी विभिन्न प्रकार के बेर, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा भी करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे उनके मांस के लिए। फ्रॉम द प्लेंटीफुल फॉरेस्ट्स, प्लेंटी यानी होता है प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर प्लेंटीफुल यानी सघन, जहाँ खूब मात्रा में पाई जाती है कोई चीज़, उसको प्लेंटीफुल कहते हैं। फ्रॉम द प्लेंटीफुल फॉरेस्ट, सघन वनों से वो ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते थे। दे आर दस टर्म्ड हंटर्स गैदरर्स, इस तरह से उनको हंटर गैदरर्स टर्म के रूप में बोला जाता है। इसलिए उनको हंटर गैदरर बोला जाता है उन लोगों को, क्योंकि वो शिकारी थे, इसलिए उनको हंटर बोला जाता है। और वो गैदरर थे यानी चीज़ों को इकट्ठी करते थे वो, इसलिए उनको टर्म दी गई है, उनको एक खास नाम दिया गया है, हंटर गैदरर। ये बात कब की है? जब भाषा नहीं थी, जब लिखना पढ़ना नहीं आता था, उससे पहले की बात है। ये प्री हिस्टोरिक टाइम
जो प्री हिस्टोरिक टाइम की बात चल रही है, उस जमाने का जो मनुष्य था वो हंटर गैदरर कहलाता है। आज उसको हंटर गैदरर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हंटिंग करता था, शिकार करता था जानवरों का मीट के लिए, मांस के लिए, और वो चीज़ों को इकट्ठी करता था, तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी करता था, इसलिए उसको गैदरर कहा है। इसलिए उसको टर्म दी है हंटर गैदरर। दे वर नोमेडिक पीपल, वो नोमेडिक पीपल थे, वो खाना बदोश लोग थे। नोमेडिक का मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं रहता, घूमता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता, उसको नोमेडिक कहते हैं। तो वो लोग जो उस ज़माने के लोग थे वो नोमेडिक पीपल थे, वो खाना बदोश लोग थे। हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, जाते थे। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड वाटर, और पानी की तलाश में। एज द एनिमल्स हर्बीवर्स, एनिमल्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ है हर्बीवर्स, यानी जो हर्बीवर्स कौन होते हैं? शाकाहारी जो जंतु होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं शाकाहारी जंतु। एज द एनिमल्स, जैसे कि जो जानवर होते हैं हर्बीवर्स यानी शाकाहारी जो जानवर होते हैं, मूव्ड इन मास माइग्रेशन, वो जो शाकाहारी, जैसे कि शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मास माइग्रेशन, बड़े झुंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास करना, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। और मास का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। जैसे कि जानवर जो होते हैं, जो हर्बीवर्स यानी शाकाहारी जो जानवर होते थे, वो बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े झुंडों में वो माइग्रेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। इन सर्च ऑफ ग्रीनर रीजन, और ज़्यादा हरे क्षेत्रों में, यानी एक जगह की जब हरियाली ख़त्म हो जाती थी तो नई जगह पर वो जाते थे भोजन की तलाश में। जानवरों की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो जो एनिमल्स होते थे, वो हर्बीवर्स यानी शाकाहारी जो जंतु होते थे, वो मास माइग्रेशन करते थे, बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ग्रीनर रीजन, यानी ग्रीन यानी हरा होता है, ग्रीनर यानी और ज़्यादा हरे, रीजन यानी क्षेत्रों की तलाश में, सर्च में। द अर्ली मैन डिपेंडेंट ऑन देम, जो प्राचीन मनुष्य था जो कि उन पर डिपेंड था, उन जानवरों के ऊपर डिपेंड था, यानी उनका मांस वो खाता था, वो उनका शिकार करता था। तो वो जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे ज़्यादा हरे क्षेत्रों की तलाश में, तो जो आदमी उन पर डिपेंड था, उन जानवरों पर डिपेंड था, फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड हाइड्स, और छुपने के लिए, मूव्ड अलोंग विद देम, वो भी उनके साथ साथ जाता था। जानवर जब बड़ी संख्या में ज़्यादा हरे स्थानों पर चले जाते थे तो वो जो मानव था उस जमाने का, ह्यूमन था, वो भी उनके साथ साथ जाता था। दे आल्सो हैड टू मूव टू वन प्लेस टू अदर प्लेसेज, और एक कारण और था उनको और भी एक कारण से जाना पड़ता था दूसरे स्थानों पर। टू एस्केप हर्ष क्लाइमेट्स, जो बहुत ही जो कठोर जलवायु होती थी कहीं की, मान लो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई, तो उसको हार्श क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट यानी जलवायु, हार्श यानी कठोर जलवायु से एस्केप यानी बचकर निकलना। कठोर जलवायु से, हार्श क्लाइमेट से भी एस्केप करने के लिए, वहाँ से बचकर निकलने के लिए भी उनको कई बार नए स्थानों पर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर दो कारण बताए हैं कि क्यों लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, क्यों वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो जो जिन जानवरों पर, जिन एनिमल्स पर वो डिपेंड रहते थे, वो जानवर जब दूसरे स्थानों पर चले जाते थे ग्रीनर एरिया के लिए, तो उन जानवरों के पीछे पीछे इन मनुष्यों को भी जाना पड़ता था। और दूसरा एक कारण क्या था कि हार्श क्लाइमेट से एस्केप करने के लिए, कठोर जलवायु से बचने के लिए भी वो दूसरे स्थानों पर जाते थे। और इसी तरह एक कारण जो बताया है
ये 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा एक जो शुरू में बताया था, भोजन और पानी की तलाश में, जब पानी की दिक्कत होती थी तो पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था, फूड की सर्चिंग में भोजन की तलाश में जाना पड़ता था, इसके साथ चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी वो जाते थे। तो 4-5 यहाँ पर रीज़न बताए गए हैं कि क्यों वो जो पुराने लोग थे, जो वो प्राइमेटिव ह्यूमंस थे, वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्यों वो नोमेडिव लाइफ जीते थे, खाना बदोश ज़िंदगी जीते थे। स्टूडेंट्स, वी हैव टू रीड द फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन आल्सो। हमें आगे का लेसन भी रीड करना है, बट टाइम इज ओवर टुडे। लेकिन आज का टाइम पूरा हो गया है। हाफ आवर इज कम्प्लीटेड टुडे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। सो आई हैव टू फिनिश द टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन। इसलिए मुझे आज का जो लेसन का ये पार्ट है वो फिनिश करना पड़ेगा। वी विल रीड एंड स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। हम लोग आगे का जो लेसन का ये पार्ट है वो रीड करेंगे। इट इज़ गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज़ें चल रही है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स। टिल दैट, सी यू एंड बाय।